हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपना जो बेसिक है एक्सरसाइज 2.2 का वो आपने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि स्टैंडर्ड जो द्विघात बहुपद होता है उसके जो ज़ीरोज़ और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो देखा था। द्विघात का भी देखा था और त्रिघाती बहुपद का भी देखा था हमने। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि वो चीज़ें आपको हमेशा आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। उसी के ऊपर आज हमारे क्वेश्चन है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक और शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? उसने हमसे क्या कहा है? हमें उसने कुछ द्विघात बहुपद दे दिए हैं, ठीक है, और वो हमसे क्या कह रहा है कि इनके आप शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक निकालिए या फिर जीरोज निकालिए। ठीक है। और इसके बाद वो हमसे क्या कह रहा है? गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। कहने का मतलब ये है कि आप वेरीफाई करिए कि उनके गुणांकों के और उनके शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है उसको वेरीफाई करिए, वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है। देखेंगे, एक क्वेश्चंस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे करनी होती हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है भाई? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है भाई, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, ज़ीरो निकालनी है। ठीक है। अब चीज़ों को समझिए, हमारे पास क्या है? द्विघाती बहुपद। ठीक है। जब भी हमें द्विघाती बहुपदों के शून्यक या ज़ीरो निकालना हो, ठीक है, तो कुछ उसके मेथड, कुछ मतलब उसके स्टेप्स होते हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, कौन सी? द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने क्लास 8th या 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। हालांकि कुछ बच्चों को शायद याद ना हो, तो हम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? द्विघाती बहुपद के जब शून्य निकालने होंगे तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यही तो है हमारी, क्योंकि इसमें एक्स एक्स का कोई जिक्र नहीं है। तो 8 की कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के गुणांक में। ध्यान से सुनिएगा स्टेप्स को। तो 8 की कांस्टेंट टर्म की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² के गुणांक में। x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। क्या कहा मैंने? अपना पहला स्टेप ध्यान से सुनिए बच्चों, शब्दों को। कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, किस में? x² के गुणांक में, जो कि है मेरा यहाँ पे 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में की, ये तो मेरा आ गया 8। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। देन इसके बाद क्या हम करेंगे? इसके बाद आपको ध्यान देना है कांस्टेंट टर्म से पहले क्या साइन आपका लगा हुआ है, वो माइनस है या प्लस है। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस की बात करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव की बात करेंगे। अब हमने देखा हमारा साइन है ये नेगेटिव। ठीक है, तो अब फिर से आप दोबारा से शब्दों को सुनिएगा। एक तो हमने साइन देख लिया अपना, अब शब्दों को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब मुझे अपने जो हमने 8 ये लिखा, इस 8 के मुझे ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ठीक है, ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसको घटाने, जिसको गुणा करने पे तो 8 ही आए। फिर से सुनिए, मुझे 8 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये 8 ही आए, मगर उसको घटाने पे क्या आए? ये आए, 2 आए, यानी कि x का जो भी गुणांक हो वो आए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने अपना 8 निकाला है, किससे? कांस्टेंट टर्म को x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करके जो 8 हमने कहा है, तो अब इसमें मैं क्या करूँगा? मुझे 8 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 8 ही आए, लेकिन उसको घटाने पे क्या है? x का गुणांक आए, क्या है? जो कि 2। ठीक है, तो उसको घटाने पे क्या चाहिए? मुझे 2 चाहिए। और हम मैंने घटाने पे ही क्यों बोला? क्योंकि 8 के सामने कैसा साइन लगा हुआ है? माइनस। अगर पॉजिटिव साइन लगा होता तो मैं बोलता कि उसको जोड़ने पे क्या है? 2 आए। ठीक है, समझे चीज़ों को? चलिए अब देखते हैं हमारे ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं। ये आपको टेबल, मतलब आपको दिमाग लगाना है इस चीज़ में। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टफ डिजिट नहीं आएगी जिसको आप दिमाग में सोच ना सके। हालांकि आप उसको एलसीएम की सहायता से भी टुकड़े कर करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल सी टर्म है। जैसे 8 के हमें दो टुकड़े निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए? क्या आए? 8 ही आए, और जिसको घटाने पे क्या आए? 2 आए। तो 8 के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं भाई? 8 के ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 8 के टुकड़े, भाई 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 8 और 1 भी हो सकते हैं। 8 एकम 8,
8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, लेकिन 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा, मेरा काम नहीं चलेगा। और क्या टुकड़े हो सकते हैं 8 के, बताइए। 4 और 2 भी तो हो सकते हैं बच्चों इसके टुकड़े, 4 और 2। अब आप देखो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा मेरा। समझ रहे हैं बात को? 4 और 4 दूनी 8, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बन जाएगा, यानी मेरा काम हो गया। अब देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हमने। अब इसके आगे साइन क्या है, माइनस का। अब यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब इसको लिखिए 4 माइनस 2, क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे तो ही तो 2 आएगा मेरा। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे एक्स लगाएंगे हम, क्योंकि एक्स चल रहा था हमारा, और फिर माइनस के 8। क्लियर यहाँ तक? आप क्या करेंगे, इस एक्स के इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ये माइनस का निशान एज इट इज़, ब्रैकेट लगाया, एक्स की मल्टीप्लाई पहले 4 में करिए, क्या बना 4x, फिर बीच में साइन है माइनस का, एक्स की मल्टीप्लाई 2 में, क्या बना 2x, और क्या साइन है माइनस का 8। क्लियर है? अब इस मल्टीप्लाई की पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल ब्रैकेट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 4x। अब माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ, इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2x और माइनस का 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से हमने आपको बताया कि एक चीज़ स्टेप खोल के, ठीक है, वरना इतना ये वाला स्टेप तो कोई लिखता नहीं है, डायरेक्ट इस चीज़ को बताया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट इस स्टेप को लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अपने टुकड़े करके इक्वेशंस को इस तरह फॉर्म में लिख लेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के, देन हमें क्या करना है, इस तरह से बांट लेना है दो दो को, ठीक है। इसमें से आप देखिए क्या कॉमन आ सकता है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो यहाँ दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल एक एक्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता मैं एक एक्स को कॉमन ले लूँ। कैसे? एक एक्स कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, इसके पास एक एक्स बचेगा, साइन क्या रहेगा माइनस का, और इसके पास इसका एक्स तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। क्लियर? चलिए अब क्या है, मुझे इसके अंदर भी लेना है, तो फिर सबसे पहले मैंने लगाया प्लस का साइन, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन ले सकता हूँ, इनके बीच में बच्चों 2 कॉमन ले सकता हूँ। देखिए कहने का मतलब मुझे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या यहाँ बची है वही मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर जैसे x-4 है तो वही संख्या मुझे यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम करते हैं और वो बनेगी आपकी। तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, x बचा, और इसके पास क्या बचा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। क्लियर है भाई? आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मतलब कि इनकी इसकी जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम संख्या बन जानी चाहिए। अब जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यही बन जाएगा। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूं तो 2x माइनस 2 4 जा 8, यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कॉमन लेते हैं कि हमारा जो ब्रैकेट है ये सेम बन जाए। क्लियर है? अब क्या करूंगा, मैं इसमें और इसमें कॉमन लूंगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो मैं इसमें क्या कॉमन ले लेता हूँ, x-4। अब बचा क्या, केवल x बचा और प्लस का 2 बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। क्या किया हमने यहाँ तक इक्वेशन को बना लिया, इसके बाद मैंने दो दो को बांट दिया। अब इसमें मैंने देखा x कॉमन आया तो क्या बचा मेरा x-4। अब मुझे x-4 भी इस टुकड़े में बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ा, 2। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x, और यहाँ बचा 4, x-4, ठीक है। अब इन दोनों में मैंने कॉमन लिया तो क्या दिखा मुझे, दोनों में क्या कॉमन है, x-4, और बचा क्या, x+2, जो बचा वो लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। कैसे? देखिए x-4 को भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया और x+2 को भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब क्या है, अब ये माइनस है, -4 है, इधर पहुंचा दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इधर पहुंचा दूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है यही मेरी क्या होंगी, जीरोज होंगी, शून्यक होंगी, या आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने लिखी थी ax² + bx + c, ठीक है, तो उसमें हमने क्या माने थे, शून्यक अपने अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, ये हमारी बीटा की वैल्यू है, ठीक है बच्चों, समझ गए चीज़ों को, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, दूसरी चीज़ क्या हमें निकालनी है, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब गुणांकों के बीच का संबंध का फॉर्मूला तो हम जानते हैं भाई कि जीरोज और गुणांकों के बीच का संबंध का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं, क्या है देखते हैं। एक तो होता है भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, याद आया आपको, कल हमने किया था, है ना।
ठीक है, हम b किसको कहते थे, याद करिए, उस इक्वेशन को याद करिए, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो हमारी इक्वेशन होती थी, किसकी, सॉरी बहुपद होता था, कौन सा, द्विघाती बहुपद। तो b किसे कहते थे हम, जो x का गुणांक है। अब हमारे इसमें x का गुणांक क्या है, -2, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या था, पॉजिटिव b प्लस b, ये जो माइनस है ये हमारे फॉर्मूले के अंदर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब b क्या है हमारे पास, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 2, लेकिन वो भी माइनस का, तो b की जगह लिखते हैं हम माइनस की वैल्यू, माइनस जो फॉर्मूला है वो तो ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, ये हमने रख दी ब्रैकेट के अंदर -2। a क्या है, x² का गुणांक, देखते हैं x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1। अब माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बन जाएगा ये 2। ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। सॉरी एक चीज़ करना हम भूल गए भाई, हमें तो जांच करनी है कि यहाँ भी 2 आए और यहाँ भी 2 बन जाए। अब अल्फा बीटा की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2। ये देखो हमारा सत्य आई चीज़ है ना भाई, इसी प्रकार हमें सत्यता की जांच करनी थी, दोनों तरफ 2 आ गए, तो इस प्रकार हम वेरीफाई करते हैं। अब एक फॉर्मूला और होता है हमारा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। सी क्या होता था भाई, कांस्टेंट टर्म होती थी, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -8 है ना, कांस्टेंट टर्म -8 है ना भाई, 8 तो है ही, इसके आगे जो साइन है वो भी तो हम कंसिडर करेंगे, तो क्या है हमारा -8, और ए क्या होता है हमारा x² का गुणांक, क्या है मेरा x² का गुणांक 1, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। क्लियर है बच्चों, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, क्या है बच्चों जो हमने निकाली है 4 और -2, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा की जगह 4 और बीटा की जगह -2, 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -8, और ये भी क्या हो जाएगा -8, तो हो गया हमारा वेरीफाई। तो इस प्रकार से हम अपने द्विघात बहुपद के जो पहला क्वेश्चन है उसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, जो कि है इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए भाई, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s + 1। पहले हम क्या करेंगे, हम अपने जीरोस कैलकुलेट करेंगे। जीरोस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट टर्म की s² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कांस्टेंट टर्म 1 है और s² का गुणांक क्या है 4, तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 4। इसके बाद हम देखते थे कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब इसी की बात करेंगे हम। इसके बाद हम क्या देखते थे कि भाई 4 के ऐसे टुकड़े करिए आप, 4 के ऐसे टुकड़े करिए जिसको गुणा करने पे तो 4 ही आए, लेकिन जोड़ने पे क्या आए 4 आए, जो s का गुणांक हो। ठीक है भाई, जो s का गुणांक हो, 4 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको गुणा करने पे तो 4 आए, परंतु जोड़ने पे क्या आए 4 आए, है ना। चलिए, तो 4 के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं, एक तो हो सकता है भाई 2 और 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 4 ही हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसके टुकड़े, क्या हो सकते हैं 4 और 1 भी हो सकते हैं इसके टुकड़े, क्या हो सकते हैं 4 और 1 भी हो सकते हैं। भाई 4 एकम 4, लेकिन 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं अपने कौन से टुकड़े कंसिडर करूंगा 2 और 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया और जोड़ने पे क्या आ रहा है मेरा 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो ये वाले टुकड़े हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाले टुकड़े कंसिडर करेंगे, 2 और 2। समझ गए। चलिए, अब इनको लिखने का क्या तरीका हमने आपको बताया था, 4s² माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखिए और अपने टुकड़ों को लिख दीजिए, क्या 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 करके तो 4 आएगा, है ना। अब क्या है +1। ठीक है भाई, और यहाँ हम s लगाना भूल गए। क्लियर है भाई, यहाँ s है +1, क्योंकि s लगाना तो ज़रूरी है ना। चलिए, अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। अब क्या कर देते हैं हम, s की पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s की मल्टीप्लाई होगी 2s में, 2s, इसके s इस 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा 2s, और प्लस क्या है 1। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम क्या करते थे, माइनस की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा -2s और फिर -2s। सिंपल है ना बच्चों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब +1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, टुकड़े बना लेते थे 2 2 के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। अब भाई देखो, एक तो s कॉमन आ सकता है, और भाई 2 भी तो कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे
यहाँ पे 4 है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए कैसे, हम 2s कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, 2 को 4 से डिवाइड करिए, 2 जा 4, एक तो 2 बचेगा और क्या बचेगा, s बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2s की 2s में मल्टीप्लाई करिए, 2 जा 4 और s की मल्टीप्लाई होगी तो 4s स्क्वायर, तो यही बन गया ना। तो इस प्रकार हम कॉमन निकालते हैं कि उनके मल्टीप्लाई करने पे वही सेम संख्या बन जाए। तो हमने बना लिया 2s, अंदर बचा 2s और इसकी जगह क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 2s पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ब्रैकेट हमने यहाँ बनाया वही ब्रैकेट हमारा यहाँ बनना चाहिए। अब यहाँ क्या है हमारा 2s प्लस 1, यानी कि मेरा संख्या बनी हुई है अपने आप, बस मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अगर मैं माइनस के 1 कॉमन ले लूँ बच्चों इसमें, तो क्या बन जाएगा मेरा, माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि -1 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा अंदर 2s और माइनस के 1 बच जाएगा अंदर कॉमन। क्लियर है, क्लियर है ना भाई आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही संख्याएं मिलेंगी। आप -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा -2s, -1 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और +1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कॉमन लेते हैं। ये तो आपने कक्षा क्लास 8 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल है, बस जो हमने ब्रैकेट यहाँ बनाया वही हमें ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है कॉमन, ताकि हम कॉमन ले सकें। ठीक है, ये संख्या हमारी बनी बनाई थी, बस मुझे यहाँ पे माइनस लगाना, मतलब माइनस लगाना था, उसका हमने तरीका क्या ढूंढा, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया, और ये माइनस वाला खत्म हो गया, केवल 2s बच जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इन दोनों में क्या करूँ मैं, 2s माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, 2s माइनस 1, और क्या फिर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 ही बच जाएगा भाई। 2s माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा क्या 2s और ये -1। क्लियर है, अब इन दोनों को, अब देखो ये बिल्कुल सेम है ना भाई, बिल्कुल सेम है, इनको दोनों को 0 के इक्वल रख लीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप एक को भी रख सकते हैं क्योंकि बात एक ही है। तो इस 1 को इधर ले जाऊँ मैं, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि मुझे केवल s की वैल्यू निकालनी है। अब ये s के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाऊंगा तो काय में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, जो मैंने यहाँ किया है वही आएगा इसमें भी। कैसे, देखिए 2s, ये 1 इधर ले जाऊँ क्या आएगा 1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि मुझे s की वैल्यू निकालनी है, और s के साथ ये मल्टीप्लाई में था तो अब क्या पहुँच गया, इसके डिवाइड में पहुँच गया। तो s की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2, 1/2, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। अब क्या करते हैं, हम अपने संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए हमने क्या बताया आपको, आप भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a। क्लियर है बच्चों, चलिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, b हम किसे कहते थे याद करिए, जो भी हमारा s वाले का गुणांक होता था, है ना, यानी जिसकी पावर 1 होती थी उसका गुणांक क्या है, -4। क्या है बच्चों, भाई क्या होता था हमारा, आपको बताना पड़ेगा, ax² + bx + c, यही तो होता था मेरा द्विघात बहुपद। b क्या है, x का गुणांक। ठीक है, x, अब भाई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ज़रूरी मैंने x लिख दिया तो x ही x आएंगे, हो सकता है y आ जाए, s आ जाए, z आ जाए, आपको तो वेरिएबल से मतलब है बस। ठीक है भाई, तो x की जगह कुछ भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे s आ गया, तो इस बात से आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको तो बस वेरिएबल से मतलब है। तो b क्या होता था, x का गुणांक, यानी जिसकी पावर 1 हो, तो s का गुणांक क्या है -4। ठीक है, -4, ध्यान रखिएगा, माइनस का 4 है, तो ये एक माइनस तो आपके फॉर्मूले में है ही, इसको तो ऐसे ही रखिए आप। और b की वैल्यू क्या है -4, और a क्या होता था x² का गुणांक, s² का गुणांक क्या है 4, तो ये आ गया यहाँ पे 4। क्लियर है, अब 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, ये तो आपको सॉल्व करना आते होगा, तो बच्चों का बात है। 2 का एलसीएम लेते हैं, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 1 और 1 2, तो क्या बन गया 2/2, और ये 4/4, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1, 4 से 4 को करेंगे तो 1, तो इस प्रकार ये हो गया मेरा वेरीफाई। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ये बात हो गई मेरी। अब हम एक फॉर्मूला और होता था हमारा, क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। क्लियर है, चलो भाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास
1/2 बीटा की 1/2 दोनों की सेम है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सी की वैल्यू क्या होती थी, जो कांस्टेंट टर्म होती थी, तो क्या है कांस्टेंट टर्म, 1 है ना भाई। तो इसमें लिख लेते हैं 1, और ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो स्क्वायर वाले का गुणांक देख लेते हैं, क्या है 4, इसको लिख लेता हूँ मैं 4। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, तो क्या बन गया 1/4, 1/4 हो गया मेरा वेरीफाई। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना भाई। ये हो गया। आपको क्या करना है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो हम जब भी कोई बच्चों नई चीज़ समझते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे चीज़ों को, तो हमें वो धीरे धीरे आने लगती है ना। अभी तो हमारी शुरुआत है। अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आई है इसको समझने में, तो आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और जब आप इस वीडियो को 2 बार देख लें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करिएगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी देना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 6x² - 3 - 7x। अब इस फॉर्मेशन में आपको क्या गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे स्क्वायर वाली थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा बहुपद की जो पावर होती है ना, हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। कैसे, 2 1, पावर क्या है यहाँ 2, फिर क्या हो गई 1, फिर यहाँ पे हो गई 0, 0 मतलब ख़त्म हो गई पावर। अब इसमें देखो आप, वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे 0 वाली आ गई और यहाँ 1। तो सबसे पहले हम इसको ठीक से अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, 6x², ये इधर ले जाएंगे -7x, और ये अब ये ठीक से मेरा अरेंज हो गया, है ना भाई। तो सबसे पहले हमें बहुपदों का अरेंजमेंट देखना होता है, वो ठीक से लिखा है या नहीं, घटते हुए पावर के उसमें लिखा है या नहीं। तो अब ये मेरा ठीक से अरेंज हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, क्या बन जाएगा आपका 18 बन जाएगा, है ना। 6 × 18 होते हैं। अब आप 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको गुणा करने पे तो 18 है, लेकिन घटाने पे क्योंकि ये माइनस का निशान है, घटाने पे क्या है 7 आए। ठीक है, ऐसे 2 टुकड़े आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप, मज़ा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट हमने देखे हैं, इसके 3 पार्ट और हैं। अगली क्लास में हम उन 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में इनको फिट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करके देखें। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।